ठीक है दोस्तों, तो जो मुख्य भौगोलिक विस्तार है उसको हम लोग 6 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला हो गया हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, फिर तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो हम ये जो 6 हम लोगों ने भारतीय भौगोलिक जो वितरण है उसके 6 पार्ट किए हुए हैं। हम एक एक करके इसके पार्ट जो है वो पढ़ेंगे। तो अपन हिमालय का की अगर अपन बात करें तो हिमालय का मैंने मैप आपको अभी डाला है ग्रुप में, तो आप देखिएगा, उसको पोस्ट किया हुआ है मैंने। तो आप उसमें ग्रुप में देखेंगे जहाँ पे एकदम डार्क ब्राउन कलर का आपने देखा होगा, उसमें वो मैप में लाइनिंग बनी हुई है हिमालय की, जो उत्तरी भाग है वहाँ पर। तो आपने देखा होगा उसमें काराकोरम है ना, लद्दाख श्रेणी है, जस्कर श्रेणी है, ऑस्कर जस्कर श्रेणी है, ठीक है, और हिमालय है, और साथ में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो हिमालय को हम लोग जो है वो कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एक तो मतलब उच्च हिमालय, फिर मध्य हिमालय, और तीसरा फिर शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो उच्च हिमालय जो है वो तो काराकोरम और मतलब लद्दाख और उस तरफ पाया जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो मध्य हिमालय जो है उसका विस्तार कहाँ तक है? यहाँ पे कश्मीर से लेकर के अपना महादेव अपना क्या बोलते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, नेपाल, भूटान, वहाँ से होता हुआ आसाम, फिर अरुणाचल प्रदेश है ना, असम, मिजोरम और मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ तक होते हुए जो है वो खासी जयंतिया और गारो नाम की ये 3 पहाड़ियाँ जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर पड़ती हैं वहाँ तक है। तो ये आप पूरा आपने विस्तार देख लिया। इसका मतलब ये उत्तर, इसकी विशेषता क्या है? ये उत्तर में जो है वो उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है, लगभग 6000 प्लस 6000 मीटर या उससे अधिक, 6000 से 8000 मीटर के बीच में है इसकी ऊंचाई, जो कि उत्तर की तरफ है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, धीरे धीरे जब हम नीचे हिमाचल और इस तरफ आते हैं, या हम अरुणाचल या असम की तरफ आते हैं, तो इन पहाड़ियों की श्रृंखला जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे उसका विस्तार जो है, हाइट जो है वो कम होती जाती है। लगभग 400 मीटर तक ऊंची ये यहाँ की पहाड़ियाँ हैं। तो ये आप कंपैरिजन समझ लीजिएगा कि उत्तर की तरफ हिमालय जो है उसका विस्तार जो है वो ज़्यादा ऊंचा है। और जैसे जैसे हम लोग अरुणाचल और इस तरफ जब इस भाग में, मतलब पूर्वी भाग की ओर हम जब प्रवास करते हैं, तो वहाँ पर जो हिमालय है उसकी जो चोटियाँ हैं उनका विस्तार जो है वो कितना है? 400 मीटर या उससे 450 के आसपास, 400 कहीं 450 ऐसा है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इनमें बहुत सारे दर्रे हैं, नदियां हैं, हिमानियाँ हैं, जो इसके भूभाग को या पहाड़ियों को काटती है, अलग करती है, या इसके अलग अलग जो परिदृश्य है या भूदृश्य है वो बनाती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से पर्वत पड़ते हैं तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कुछ नेपाल में पड़ते हैं और कुछ भारत में पड़ते हैं। तो नेपाल में पड़ने वाला जो है वो माउंट एवरेस्ट जो है वो सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? मतलब अगर नेपाल और इसके उसका जो पर्वत है, मतलब अगर हमको चढ़ाई करनी है माउंट एवरेस्ट पे, तो हमको कहाँ से जाना होगा? उसका रास्ता जो है वो नेपाल से होकर के जाता है, इसलिए हम लोग उसको नेपाल में काउंट करते हैं। तो 8848 मीटर ऊंचा है ये, मतलब सर्वोच्च जो शिखर है वो 8848 मीटर ऊंचा है। उसके बाद में हम कंचनजंगा की बात करते हैं। तो कंचनजंगा जो है वो 8598 मीटर ऊंचा है, ठीक है। मतलब माउंट एवरेस्ट से थोड़ा सा छोटा, 200-400 मीटर जो है उसका फ़र्क है। तो इसके बाद में मेकालू है, धौलागिरी है, ये दोनों पर्वत भी नेपाल में, जिसकी ऊंचाई जो है 8000 प्लस है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो उसमें नागा पर्वत है, जो कि वो भी 8120 मीटर ऊंचा है, ये भारत में पड़ता है। नागा पर्वत कहाँ है? भारत में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी भारत में है ना। तो नंदा देवी भारत में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर है। फिर नामचा बारुआ है, ये भी भारत में है। और गुरुला मंगहाला, ये नेपाल में पड़ता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 7722। मतलब ये सारे ही पर्वत शिखर की नेपाल, इसकी जो हिमालय की जो चोटियाँ हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चोटियाँ जो हैं, टॉप 10 जो हिल्स हैं, वो उनकी ऊंचाई जो है कितनी है? 8848 मीटर से लेकर के तो 7728 मीटर तक की ऊंचाई इनकी सर्वोच्च शिखर हैं। जो 10 जिनको हम काउंट करते हैं, वो उच्चतम उनका जो बिंदु है वो इतना अधिक है।
अब अगर अपन हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय को क्या कहा गया है? नवीन वलित पर्वत कहा गया है। नवीन वलित पर्वत क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका निर्माण जो है वो काफ़ी बाद में हुआ। मतलब पहले गोंडवाना लैंड जो था वो उसका हिस्सा हुआ करता था, प्रायद्वीपीय पठार, और जो भूगर्भीय घटनाएं हुई उसके बाद से वो हिस्सा टूटा, और उसके बाद से एक हिस्सा जो टूट करके अलग हुआ और वो आकर के यहाँ पे गोंडवाना लैंड या उत्तरी भाग में जुड़ा एशिया के। और वहाँ से जब वो उनकी आपस में दोनों भूभागों की टक्कर हुई तो दोनों भूभागों की टक्कर की वजह से ये थोड़ा सा ऐसा ये हिस्सा जो है जब टकराया तो ऊपर उड़ गया। तो हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत हैं, जबकि दक्कन का पठार जो है उसको हम क्या कहते हैं, वो हिमालय से भी काफ़ी पुराना है। तो हिमालय जो है वो चूँकि अभी वहाँ पे भूगर्भीय घटनाएं घटती रहती हैं, भूकंप आते रहते हैं, परिवर्तन होते रहता है उसमें। आपने देखा होगा कई बार वहाँ पे हिमालय में आपने देखा होगा कि भूकंप आया है ना। आपने देखा होगा केदारनाथ में बहुत बड़ा वो हादसा भी हुआ था उस समय में, भूकंप के परिणाम स्वरूप भी हुआ था। वो जो बादल फटा था और वो पत्थर वत्थर चट्टानें टूट करके गिरी थी, तो वो भी एक रीज़न था, उसमें भूकंप का भी बहुत बड़ा रोल था। तो वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। आपने आमतौर पर सुना होगा कि वहाँ की जो चट्टानें हैं, अगर अपन बात करते हैं तो हिमालय की कुछ चट्टानें जो हैं वो कठोर हैं, लेकिन कुछ चट्टानें जो शिवालिक की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ है ना, कैमूर की पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं, सॉरी कैमूर की नहीं, महादेव की पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं, तो वो बहुत कच्ची पठार हैं और कच्ची पहाड़ियाँ हैं। और आपने देखा होगा कि बस खाई में गिर गई। आपने देखा होगा हिमाचल में और उत्तरांचल में आपने देखा होगा कि कई बार हमको सुनने को मिलता है कि टूरिस्ट बसों से भरी हुई बस जो थी वो फिसल करके गिर गई, कई बार चट्टानें धड़क गई, बारिश में चट्टान फिसल गई। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये नवीन वलित पर्वत है, अभी ये निर्माण अवस्था में पूरी तरह से ये पक्के नहीं बने हैं, ये बहुत कच्चे हैं, और इस वजह से ये इनका धसकना जो है वो आम बात है। जबकि दक्कन का पठार ऐसा नहीं। लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते कि दक्कन का पठार जो है पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर भी अभी हाल ही में हम लोगों ने कुछ भूकंपीय घटनाएं यहाँ पर भी देखी हैं। तो लेकिन कंपैरेटिवली हिमालय के या जो नवीन वलित पर्वत है उनके कंपैरिजन में दक्कन का पठार जो है वो काफ़ी सुरक्षित है। इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं आप एटलस जो मैंने अभी डाला है फ़ोटो, आप इस पे देखिएगा, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कौन कौन से पठार हैं। तो पठार मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आप मालवा का पठार देखेंगे है ना, छोटा नागपुर का पठार देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये दक्कन का पठार देखेंगे। तो ये 3 तो पठार आप इसमें देख सकते हैं ना। उसके बाद में अगर अपन भारतीय उसकी बात करते हैं तो ये शिवालिक की पूरी पहाड़ियाँ आपको, हिमाचल की काराकोरम की पहाड़ियाँ, हिंदू कुश, और यहाँ पर ये पूरा आपको खासी गारो, जयंतिया जो है वो जहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है। नदियों की जो ये है चेन है वो आपको दिखेगी इसमें, ठीक है। उसके बाद में हम पूर्वी घाट के बारे में जानेंगे, पश्चिमी घाट के बारे में जानेंगे। पूर्वी घाट को कौन कौन सी नदियाँ काटती है, पश्चिमी घाट को कौन कौन सी नदियाँ काटती है, ये आपको इस मैप में दिखेगा। साथ साथ में आरावली पर्वत श्रेणियाँ दिखेंगी, और आरावली पर्वत श्रेणी के पीछे यानी पश्चिम की ओर, आरावली के पश्चिम में हमको जो भूभाग दिखेगा वो क्या है, भारतीय मरुस्थल यानी थार है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा इसमें। इसके अलावा गिर की श्रेणी जो है वो आपको गुजरात में देखने को मिलेगी, और वो गिर की श्रेणी से के बाद में ये जो शुरू हो जाता है वो सह्याद्री पर्वत और कोंकण वाला क्षेत्र शुरू हो जाता है, जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी घाट को 2 नामों से जाना जाता है, या तो हम पश्चिमी घाट कहते हैं उसको, या सह्याद्री की श्रेणी कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसमें हम लोगों ने नदी के बारे में भी डिटेल में डाला है और उसके बारे में भी डाला है। तो हमारी ये हिमालय के बारे में हम लोगों ने जो चर्चा की वो आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और अगर आपको इसमें कुछ और अगर आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, आप मुझे अपने कमेंट में लिखिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आगे अब हम नेक्स्ट जो चर्चा करेंगे वो हम उत्तर के मैदान के करेंगे।